नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आप लोगों का एग्जाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू के बारे में। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर जो है साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये इस पूरी सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले 6 पार्ट सीरीज के हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद पिछले पार्ट्स को भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग इस सेशन की जो पीडीएफ है वो चाहिए अगर आप लोगों को, तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक आपको दिए गए हैं, जहां आप हमें सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम आपको करंट अपडेट देते रहते हैं, यानी कि करंट अफेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारियां। और लैब असिस्टेंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अगर आप लोग उस क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगी इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस सीरीज के पार्ट 7 जो आप आज का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, बी ऑप्शन त्रिज्या पर, सी ऑप्शन घनत्व पर, या डी ऑप्शन पृष्ठीय ताप पर। द कलर ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ए ऑप्शन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, बी ऑप्शन ऑन द रेडियस, सी ऑप्शन डेंसिटी एंड डी ऑप्शन इज एट सरफेस टेम्परेचर। तो आपने बताना है कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, उसकी किस पर निर्भर करता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय ताप पर। यानी कि एक नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, यानी कि एट सरफेस टेम्परेचर पे उसका जो कलर कॉन्स्टेलेशन डिपेंड्स करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका पहले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। ए ऑप्शन कैट स्कैन में, बी ऑप्शन एक्सरे में, सी ऑप्शन अल्ट्रासाउंड स्कैन में, डी ऑप्शन एंडोस्कोपी में। वेयर इज द ऑप्टिक फाइबर यूज्ड। ए ऑप्शन कैट स्कैन, बी ऑप्शन एक्सरे, सी ऑप्शन अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड डी ऑप्शन इज एंडोस्कोपी। तो आपने बताना है कि ऑप्टिक फाइबर जो है इसका यूज इसमें से कहाँ किया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार ये नाम सुना होगा ऑप्टिक फाइबर, और एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ऑप्टिक फाइबर के बारे में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्कोपी में जो है ऑप्टिक फाइबर का यूज जो है वो किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी ऑप्शन है व्यतिकरण, या डी ऑप्शन प्रदीप्ति। लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू ए ऑप्शन रिफ्लेक्शन, बी ऑप्शन रिफ्रैक्शन, सी ऑप्शन इंटरफेरेंस एंड डी ऑप्शन इज एल्यूमिनेशन। तो आपने बताना है कि लैम्बर्ट्स लॉ जो है इनमें से किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्ति से। यानी कि एल्यूमिनेशन से जो है वो लैम्बर्ट लॉ जो है वो रिलेट करता है, यानी कि लैम्बर्ट नियम जो है वो प्रदीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है। ए ऑप्शन हरा, बी ऑप्शन लाल, सी ऑप्शन नीला, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटेनोपिया इज अ टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन विच द पेशेंट कैन नॉट सी विच कलर। ए ऑप्शन ग्रीन, बी ऑप्शन रेड, सी ऑप्शन ब्लू एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है प्रोटेनोपिया जो एक कलर ब्लाइंडनेस है उसमें जो पेशेंट होता है उसे इनमें से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ग्रीन, रेड और ब्लू ये तीनों कलर जो हैं
प्रोटोनोपिया जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके पेशेंट को नहीं दिखाई देते हैं। हरा, लाल और नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में ए ऑप्शन समान समय लगता है, बी ऑप्शन एक ही गति होती है, सी ऑप्शन वही समय और वही गति लगती है, और डी ऑप्शन है वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। इन द रोलिंग ऑफ अ स्पेयर ऑन two inclined planes having different angles but equal height, A option takes the same amount of time, B option same speed, C option same time and same speed, and D option is same time and same kinetic energy। तो आपने बताना है कि भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले जब दो अनंत तलों समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में इनमें से क्या होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेम टाइम एंड सेम काइनेटिक एनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, यानी कि भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और समय जो है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं। ए ऑप्शन अभिकेंद्र बल, बी ऑप्शन अपकेंद्री बल, सी ऑप्शन केंद्रीय बल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन स्पिन ड्रायर्स वेट क्लोथ्स आर ड्राइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ए ऑप्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, बी ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सी ऑप्शन सेंट्रल फोर्स, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा उनको सुखाया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के द्वारा जो है दोस्तों वो स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को सुखाया जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ए ऑप्शन क्वांटम सिद्धांत, बी ऑप्शन सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सी ऑप्शन ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, या डी ऑप्शन सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। What is the conclusion of the mass energy relationship? A option quantum theory, B option general theory of relativity, C option field theory of energy, and D option is special theory of relativity। तो आपने बताना है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशनशिप, इनमें से किनका कंक्लूजन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत जो है उसका जो निष्कर्ष है उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया था आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन परिणामित्र, बी ऑप्शन दिष्टकारी, सी ऑप्शन प्रेरण तल, डी ऑप्शन डायनेमो। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इज कॉल्ड। ए ऑप्शन ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन रेक्टिफायर, सी ऑप्शन इंडक्शन ऑयल, एंड डी ऑप्शन इज डायनामो। तो आपने बताना है एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंटरमीडिएट लेवल से आपके जो मंथली टेस्ट होते थे या एनुअली जो आपके एग्जाम होते थे वहां से चला हुआ आ रहा है, और अभी जो है आपके जो ये एग्जाम है इसमें भी देखने के लिए बहुत बार मिलता है। यानी कि जिस भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है उस एग्जाम का एक हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन ये होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दिष्टकारी, यानी कि रेक्टिफायर उसे कहा जाता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ए ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, बी ऑप्शन मृदु इस्पात, सी ऑप्शन कठोर स्टील, और डी ऑप्शन आपका नर्म लोहा। व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। ए ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, बी ऑप्शन माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन हार्डन्ड स्टील, एंड डी ऑप्शन इज सॉफ्ट आयरन। तो आपने बताना है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए इनमें से सर्वोत्तम द्रव्य इनमें से कौन सा है। और ट्रांसफार्मर जो है वो आप अपने फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नर्म लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन जो है वो ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य माना जाता है। सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। ए ऑप्शन रेडियम,
बी ऑप्शन थोरियम, सी ऑप्शन पोलोनियम और डी ऑप्शन आपका सीसा। व्हाट इज अल्टीमेटली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेडियोएक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ यूरेनियम? ए ऑप्शन रेडियम, बी ऑप्शन थोरियम, सी ऑप्शन पोलोनियम एंड डी ऑप्शन इज लेड। तो आपने बताना है कि यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीसा। ऑप्शन नंबर डी सीसा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी लेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? ए ऑप्शन जर्मन सिल्वर, बी ऑप्शन हॉर्न सिल्वर, सी ऑप्शन रूबी सिल्वर और डी ऑप्शन आपका लूनर कॉस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर? ए ऑप्शन जर्मन सिल्वर, बी ऑप्शन हॉर्न सिल्वर, सी ऑप्शन रबी सिल्वर और डी ऑप्शन आपका लूनर कॉस्टिक। तो आपने बताना है इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं ऑप्शंस को देख के, क्योंकि देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो तीनों में आपको सिल्वर शब्द देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में जो है ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए जो है जर्मन सिल्वर, इसके अंदर जो है सिल्वर देखने के लिए नहीं मिलता है। जर्मन सिल्वर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो जर्मन सिल्वर बनता है वो बनता है आपका कॉपर, जिंक और निकेल को जब मिलाया जाता है तो जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, लेकिन उसमें सिल्वर का जो है यूज नहीं किया जाता है। जर्मन सिल्वर के अंदर उसके अंदर कॉपर, जिंक और निकेल का यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ए ऑप्शन इंडियम, बी ऑप्शन जर्मेनियम, सी ऑप्शन गंधक और डी ऑप्शन आपका ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट? ए ऑप्शन इंडियम, बी ऑप्शन जर्मेनियम, सी ऑप्शन सल्फर और डी ऑप्शन आपका ग्रेफाइट। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट इनमें से एक ठोस स्नेहक है, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी द्रव के बारे में उबल गया है तब कहते हैं जब उसका ए ऑप्शन वाष्प दाब परिवर्ती दाब की अपेक्षा अधिक होता है, बी ऑप्शन वाष्प दाब परिवर्ती दाब से कम होता है, सी ऑप्शन वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर होता है या डी ऑप्शन वाष्प दाब शून्य हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज अबाउट टू बॉइल इट इज सेड टू बी, ए ऑप्शन वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेरिएबल प्रेशर, बी ऑप्शन वेपर प्रेशर इज लेस देन द वेरिएबल प्रेशर, सी ऑप्शन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेरिएबल प्रेशर एंड डी ऑप्शन इज वेपर प्रेशर बिकम्स जीरो। तो आपने बताना है कि किसी द्रव के बारे में उबल गया कब कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में से, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी द्रव के बारे में उबल गया कहा जाता है कब? जब वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेरिएबल प्रेशर जब हो जाता है तब हम किसी द्रव को उबल गया कहते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस जो हैं ये पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक एंड शेयर आप लोग सेशन को जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बात कर लें इसकी पीडीएफ की तो वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप हमें सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां पे हम आपके साथ करंट अपडेट्स यानी कि जो करंट न्यूज होती है वो आपके साथ साझा करते रहते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज डेली बेसिस पे किए जाते हैं। अगर आप लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विसंक्रमण के बाद जेल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं? ए ऑप्शन मुक्त क्लोरीन, बी ऑप्शन अवशिष्ट क्लोरीन, सी ऑप्शन मुक्त उपलब्ध क्लोरीन और डी ऑप्शन संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन वाटर आफ्टर डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड? ए ऑप्शन फ्री क्लोरीन, बी ऑप्शन रेसिडुअल क्लोरीन, सी ऑप्शन फ्री अवेलेबल क्लोरीन एंड डी ऑप्शन इज कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। तो आपने बताना है कि विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को इसमें से क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट क्लोरीन, यानी कि रेजिडुअल क्लोरीन जो है उसे कहा जाता है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कार्बोनेटन,
बी ऑप्शन विसिलिकेशन, सी ऑप्शन जो है वो है जलयोजन और डी ऑप्शन जो है वो है ऑक्सीकरण. When water itself chemically mixes with an element or mineral, it is called A option कार्बोनेशन, बी ऑप्शन विसिलेशन, सी ऑप्शन हाइड्रेशन और डी ऑप्शन आपका ऑक्सीडेशन. तो आपने बताना कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जलयोजन यानी कि हाइड्रेशन उसे कहा जाता है. बहुत आसान क्वेश्चन था. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है. ए ऑप्शन टेट्रामेथिल सीसा, बी ऑप्शन टेट्रा एथिल सीसा, सी ऑप्शन ट्राइमेथिल सीसा और डी ऑप्शन ट्राइएथिल सीसा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एंटी एक्सप्लोजिव क्वालिटी ऑफ पेट्रोल. ए ऑप्शन ट्राइमेथिल लेड, बी ऑप्शन टेट्राएथिल लेड, सी ऑप्शन टेट्रामेथिल लेड और डी ऑप्शन ट्राइएथिल लेड. तो आपने बताना है इसमें से जो है अपना राइट आंसर. पेट्रोल के स्फोटक रोधी यानी कि एंटी एक्सप्लोजिव गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी टेट्रा एथिल सीसा यानी कि टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है जो हमारा पेट्रोल होता है उसके एंटी एक्सप्लोजिव क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यानी कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है टेट्रा एथिल सीसा यानी कि टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है. ए ऑप्शन रेडियोएक्टिव धर्मिता, बी ऑप्शन ताप, सी ऑप्शन ऊष्मा, डी ऑप्शन है ऊर्जा. क्यूरी इज द नेम ऑफ हुज यूनिट. ए ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी, बी ऑप्शन हीट, सी ऑप्शन हीट एंड डी ऑप्शन इज एनर्जी. बी ऑप्शन जो हीट है वो ताप को डिनोट कर रहा है और सी ऑप्शन जो हीट है वो ऊष्मा को डिनोट कर रहा है. तो आपने बताना है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा. यानी कि रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्यूरी. आप लोग ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ए ऑप्शन वायु में ऑक्सीकृत होती हैं, बी ऑप्शन हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती हैं, सी ऑप्शन प्रकाश से रूपांतरित हो जाती हैं और डी ऑप्शन बिल्कुल रंग विहीन होती हैं. सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी प्लेट्स बिकॉज इट ए ऑप्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, बी ऑप्शन सोल्यूबल इन हाइपो सॉल्यूशन, सी ऑप्शन ट्रांसफॉर्म्ड बाय लाइट एंड डी ऑप्शन इज कंप्लीटली कलरलेस. तो आपने बताना है अपना राइट आंसर. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती हैं. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा यानी कि सोल्यूबल इन हाइपो सॉल्यूशन यानी कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती हैं बिकॉज इट सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है. ए ऑप्शन रेचक में, बी ऑप्शन जल को मृदु बनाने में, सी ऑप्शन कागज उद्योग में और डी ऑप्शन आपका टूथपेस्ट में. वेयर द एप्सम सॉल्ट यूज. ए ऑप्शन इन लैक्सेटिव, बी ऑप्शन टू सॉफ्टन द वाटर, सी ऑप्शन इन द पेपर इंडस्ट्री, डी ऑप्शन टू मेक टूथपेस्ट. तो आपने बताना है कि एप्सम लवण यानी कि एप्सम सॉल्ट का यूज इसमें से कहाँ किया जाता है. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रेचक में यानी कि इन लैक्सेटिव जो है इसमें जो है एप्सम लवण यानी कि एप्सम सॉल्ट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है. ए ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड, बी ऑप्शन एथिल अल्कोहल, सी ऑप्शन जल और डी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड. टिंचर आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन ए ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड, बी ऑप्शन एथिल अल्कोहल, सी ऑप्शन वाटर एंड डी ऑप्शन इज सोडियम क्लोराइड. और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपने बताना है कि टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम आयोडाइड यानी कि जो टिंचर आयोडीन है वो जो है पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन के घोल को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है. ए ऑप्शन सेल्यूलोज में कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन केंद्रक, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ए ऑप्शन सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज,
बी ऑप्शन न्यूक्लियस, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ। दोस्तों आपने बताना है जंतु कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका के जो बीच में अंतर है, ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जंतु कोशिका के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित होती हैं और पादप कोशिका के अंदर क्या चीज उपस्थित होती हैं, और क्या चीज ऐसी हैं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में जो है समान होती हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो एक में उपस्थित होती है दूसरे में अनुपस्थित होती है। ये सभी चीजें आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के संबंध में पता होनी चाहिए। लेकिन बात करें इस क्वेश्चन के बारे में कि जंतु कोशिका में इसमें से क्या अनुपस्थित होता है, तो जो है सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपको जंतु कोशिका में देखने के लिए नहीं मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जंतु कोशिका के अंदर आपको सेल वॉल सेल्यूलोज की जो होती है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन एथेन के, बी ऑप्शन मैथेन के, सी ऑप्शन अम्ल के और डी ऑप्शन है अल्कोहल के। अ ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए ऑप्शन इथेन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन एसिड और डी ऑप्शन आपका अल्कोहल। तो आपने बताना है अपना राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मेथेन। तो आर्कीबैक्टीरिया का जो एक समूह होता है वो मेथेन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो सेशन को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और सोशल मीडिया पे हमें आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपके साथ डेली करंट अफेयर्स आपके साथ हम साझा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक ही कुल के सदस्य हैं। ए ऑप्शन कपास और प्याज, बी ऑप्शन सूरजमुखी और गुड़हल, सी ऑप्शन गुड़हल और कपास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ए ऑप्शन कॉटन एंड अनियन, बी ऑप्शन सनफ्लावर एंड हिबिस्कस, सी ऑप्शन हिबिस्कस एंड कॉटन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन जो है एक ही फैमिली के सदस्य हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गुड़हल और कपास, यानी कि हिबिस्कस एंड कॉटन जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज होता है तब उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन नट, बी ऑप्शन कैरियोप्सिस, सी ऑप्शन अस्टिफल और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। When the fruit ball is attached to the seed coat and there is only one seed in the fruit, then it is called A option nut, B option caryopsis, सी ऑप्शन अस्टिफल एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कैरियोप्सिस। ऑप्शन नंबर बी कैरियोप्सिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैरियोप्सिस उस को कहा जाता है जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल, सी ऑप्शन एथिलीन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट मैच्योरेशन। ए ऑप्शन साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड, सी ऑप्शन एथिलीन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। एथिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी एथिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एथिलीन है वो पादप हार्मोन में जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। एथिलीन जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट मैच्योरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। ए ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, बी ऑप्शन सोडियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, सी ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। द सॉल्ट्स दैट मेक बोन्स हार्ड आर मेनली। ए ऑप्शन फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बी ऑप्शन फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, सी ऑप्शन सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना कि हड्डियों को कठोर बनाने के वाले लवण मुख्यतः इनमें से क्या होते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यानी कि द सॉल्ट्स दैट मेक बोन्स हार्ड आर मेनली फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
कि मस्तिष्क होता है? ए ऑप्शन एक्टोडर्मी, बी ऑप्शन मीसोडर्मी, सी ऑप्शन एक्टोडर्मी और मीसोडर्मी, और डी ऑप्शन आपका एंडोडर्मी। ब्रेन इज एक्टोडर्मी, बी ऑप्शन मीसोडर्मी, सी ऑप्शन एक्टोडर्मी एंड मीसोडर्मी, एंड डी ऑप्शन इज एंडोडर्मी। तो आपने बताना है इसमें से मस्तिष्क जो है वो क्या होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्मी। ब्रेन इज एक्टोडर्मी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? ए ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन थाइमस, सी ऑप्शन इंसुलिन, डी ऑप्शन अधिवृक्क ग्रंथियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रेगुलेटर ऑफ ब्लड प्रेशर? ए ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, बी ऑप्शन थाइमस, सी ऑप्शन इंसुलिन, डी ऑप्शन एड्रिनल ग्लैंड। तो आपने बताना है कि रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक इनमें से कौन होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अधिवृक्क ग्रंथियां यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो आपके रक्तदाब के प्रमुख नियंत्रक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है मुख्यतः? ए ऑप्शन अपचय के सारे उत्पादों का, बी ऑप्शन उपचय के सारे उत्पादों का, सी ऑप्शन नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित उत्पादों का, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। एक्सक्रीशन बाय द किडनीज कंसिस्ट मेनली ऑफ, ए ऑप्शन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ कैटाबोलिक, बी ऑप्शन ऑल एनाबोलिक प्रोडक्ट्स, सी ऑप्शन नाइट्रोजिनस एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि वृक्कों द्वारा यानी कि किडनियों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है मुख्यतः। आपके पास चार ऑप्शन है, अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित उत्पादों का जो मुख्यतः बहिष्कार होता है वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में, यानी कि नाइट्रोजिनियस एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो हैं उनका जो है एक्सर्शन बाय किडनीज कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजनस एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वृक्कों द्वारा उत्सर्जन में जो बहिष्कार होता है वो उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित उत्पादों का बहिष्कार होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किसके कारण हो सकता है? ए ऑप्शन लाल रुधिरणाओं के अभिश्लेषण, बी ऑप्शन रक्तस्राव, सी ऑप्शन डायबिटीज, एंड डी ऑप्शन इज हीमोफीलिया। व्हाट कैन कॉज द डिजीज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस in the fetus? A option synthesis of red blood cells, B option bleeding, C option diabetes, and D option is hemophilia। तो आपने बताना है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग जो होता है भ्रूण में इनमें से किसके कारण होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिरणाओं के अभिश्लेषण यानी कि सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स के कारण जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग भ्रूण में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आज की सीरीज का था कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग भ्रूण में किसके कारण से हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स के कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग हो सकता है भ्रूण के अंदर। ठीक होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को जो आज का सेशन है ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन, आज के क्वेश्चन जो हैं वो पसंद आए हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। और आज के सेशन के जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल जो है आपको कैसा देखने के लिए मिला, ये सेशन आपके लिए कितना उपयोगी हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहीं आपको इस सेशन की पीडीएफ देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। उनके माध्यम से भी आप हमें सभी जगह फॉलो कर सकते हैं जहां हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। और टेलीग्राम में हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लैब असिस्टेंट का जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद आपको वो क्विज जब हम कराएंगे तो उस पर पार्ट लेने का मौका मिल जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।